हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग इसके पहले वाले टर्न में हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा हुआ था और आज हम लोग भी संसद के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग आज संसद के बारे में थोड़ी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने संसद के अधिकारियों के बारे में चर्चा करी थी। संसद के अधिकारी हमने क्या क्या बताए थे। मैंने बताया था संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम लोगों ने लोकसभा भी पढ़ ली थी, राष्ट्रपति भी पढ़ लिया था और राज्यसभा के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब हमने बात की थी कि संसद के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो संसद के अधिकारी में कौन कौन बताया था मैंने? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का उपसभापति। और मैंने ये भी बताया था कि जो राज्यसभा के अंदर हमारे 2 सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य का मतलब सभापति और उपसभापति, जो राज्यसभा के अधिकारी हैं। इनका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 89 से 93 तक, 89 से 92, 89 से 92। और जो लोकसभा है वो 93 से लेकर के 97 तक है। तो लोकसभा के अधिकारी 93 से 97 तक हैं। अब देखो आर्टिकल 89 क्या कहता है। आर्टिकल 89 देखो, आर्टिकल 89, आर्टिकल 90, आर्टिकल 91, 92 ये किसमें आएंगे? ये राज्यसभा के अधिकारियों में आएंगे कि इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की क्या क्या योग्यताएं और क्या उनके अधिकार हैं, ये बताया गया है। आर्टिकल 93 से 97 में ये बताया गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 89 में बताया गया है राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। देखिए भाई, इसको हटाते हैं। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा के सदस्यों में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। राज्यसभा में एक सभापति और एक उप सभापति होगा। अब देखिए भाई, एक सभापति और एक उपसभापति होगा। ये देखो आर्टिकल मैंने जब 63 पढ़ाया था उपराष्ट्रपति के बारे में, मैंने क्या बताया था कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया हुआ था कि जो उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वो एक पदेन सभापति भी होगा। लेकिन देखो जो उपसभापति है वो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक होगा। जितने भी राज्यसभा के मेंबर होंगे उनमें से कोई एक सदस्य उपसभापति होगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भाई जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वो राज्यसभा का सभापति होता है। बात समझ में आई? लेकिन जब उपसभापति जो होता है वो संसद के सदस्यों के बीच में से ही कोई एक चुना जाता है, तो वो क्या बनता है? उपसभापति। बात समझ में आई? तो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सदस्य न होते हुए भी सभापति होता है, न होते हुए भी सभापति होता है। बात समझ में? और उपसभापति क्या होता है? वो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य चुना जाता है और उसे क्या बनाया जाता है? उपसभापति बनाया जाता है। बात समझ में आई? अब आर्टिकल 90 जो है, आर्टिकल 90 तो संविधान का अनुच्छेद 90 कहता है कि जो उपसभापति है वो अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को देगा। तो बताया गया है उपसभापति
अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। बात समझ में आई गई? बताया गया आर्टिकल 90 में बताया गया है कि सभापति उपसभापति जो है, जो उपसभापति है वो अपना त्याग पत्र या अपना जो इस्तीफा है किसको देगा? सभापति को देगा। अब देखिए भाई, ये हमारा आर्टिकल 90 कहता है। आर्टिकल 91 क्या कहता है? आर्टिकल 91 आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद जो हमारा 91 है 91, वो कहता है सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य करने की शक्ति। सभापति के रूप में उपसभापति की कार्य करने की शक्ति। इसका मतलब ये होता है कि जब सभा में जो हमारा दो पहले बताया, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। अब मान लिया सभापति नहीं है, जो सदन की जो कार्यवाही का संचालन कौन करता है? सभापति। अब मान लिया सभापति नहीं है, सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है। अगर सभापति नहीं है तो उसकी जगह पर उसका कार्य करने के लिए कौन आएगा? उपसभापति आएगा। और ये चीजें कब होती हैं? या मान लिया सभापति बीमार पड़ा हो, या विदेशी दौरे पर हो, या कहीं बाहर हो। कहने का मतलब अगर वो उपस्थित नहीं है या वो उस पद पर नहीं बचा है, सभापति या जो उपराष्ट्रपति है वो पद पर नहीं है, तो उस समय उस पद की जो कार्यवाही का संचालन है वो कौन करेगा? वो उपसभापति करेगा। ऐसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 91 कहता है। आर्टिकल 92 संविधान का अनुच्छेद 92 92 तो अनुच्छेद 92 कहता है जब उपसभापति के ऊपर कोई कार्यवाही चल रही होगी। बात समझ में आ रही? जब उपसभापति को हटाने की कार्यवाही चल रही होगी, ठीक है ना, जब उपसभापति के ऊपर कोई विचाराधीन कार्यवाही चल रही होगी तो वो सदन की जो सदन होगा उसकी समिति का वो संचालन नहीं करेगा। समिति का मतलब ये है जो सदन की कार्यवाही होती है, जो सदन में वार्तालाप होता है सदन में राज्यसभा में, तो उसका वो संचालन उपसभापति नहीं करेगा। बस समझ में आई? लेकिन जब वोटिंग पड़ रही होगी, मान लिया उसके हटाए जाने का प्रस्ताव अगर पारित हो रहा है तो वो उसमें वोट करेगा। वोट क्यों करेगा? क्योंकि सदस्य के रूप में तो वो वोट कर ही सकता है ना भाई। अगर सदन में कोई कार्यवाही चल रही है उसके विरुद्ध, अगर सदन में उपसभापति के विरुद्ध कोई कार्यवाही संचालित हो रही है तो वो सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? उपसभापति नहीं करेगा, लेकिन वो वोट कर सकता है। बात समझ में आई? उपसभापति पर समय उपसभापति पर चल रही कार्यवाही के समय वह सदन का संचालन नहीं करेगा। सदन का मतलब जो राज्यसभा है, सदन का संचालन नहीं करेगा, संचालन नहीं करेगा। ऐसा किसमें बताया गया है? ऐसा हमारे आर्टिकल 92 में बताया गया है। बस समझ में? अब यहाँ से हमारे राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में चीजें समाप्त होती हैं। अब हम लोकसभा के अधिकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सुनिए भाई, आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो क्या बताया गया आर्टिकल 93 में? लोकसभा
लोकसभा के सदस्यों में से के सदस्यों में एक को अध्यक्ष, दूसरे को एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आई? नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लोकसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये लोकसभा नियुक्त करती है। उसके बाद में आर्टिकल 93 हमारा हो गया और आर्टिकल 94 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इस्तीफा या पद से हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद से हटाया जाना। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है या अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बात समझ में? ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 94 में बताया गया है। अब देखिए भाई, आर्टिकल 94 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 94 कहता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना। अब देखिए भाई, मैंने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। बात समझ में आई? आर्टिकल हमारा 95 संविधान का अनुच्छेद 95 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 95 कहता है कि अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की कार्य करने की शक्ति। जब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में उपस्थित न हो तब लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कार्यवाही का, अध्यक्ष के कार्य का मतलब संचालन करता है। जो काम अध्यक्ष का होता है वो काम फिर कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की बात समझ में आई? अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की कार्य करने की शक्ति, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 95 में बताया गया है। बात समझ में आई? आर्टिकल 97 की अगर बात करें, आर्टिकल 97 देखो क्या कहता है? आर्टिकल 97 कहता है सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में प्रावधान करता है। किसके बारे में? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा उपाध्यक्ष। इनके वेतन के बारे में प्रावधान देता है कि इनको कितना क्या वेतन मिलेगा। बात समझ में? राज्यसभा के अधिकारी और लोकसभा के अधिकारियों के वेतन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 97 में बताया गया है। ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है। संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए भाई, संसद की विधायी प्रक्रिया
और देखिए संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है। देखो संसद की विधायी प्रक्रिया का मतलब है संसद में कोई कानून बनना, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया होती है। और विधायी प्रक्रिया को कहते हैं क्योंकि ये एक विधि कानून होता है। तो इस प्रकार संसद की एक विधायी प्रक्रिया होती है कि कैसे क्या कानून बनते हैं। देखिए जैसे बताया गया है, जैसे कोई विधेयक पास होना है, विधेयक, विधेयक का मतलब कोई बिल होता है, कोई बिल होता है, वो कैसे पास किया जाता है, कोई बिल कानून कैसे बनता है, तो ये तब बनता है, इसमें 3 वाचन होते हैं। संसद में किसी कानून के बनने के लिए 3 वाचन बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन। अब देखो जो बिल होता है, जो विधेयक होता है, ये सरकारी और गैर सरकारी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? सरकारी और गैर सरकारी, गैर सरकारी 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा ये होते कैसे हैं? देखो जब किसी मंत्री के द्वारा, जब किसी सरकार के मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकार के मंत्री द्वारा, सरकार के व्यक्ति या मंत्री द्वारा, जब सरकार के कोई व्यक्ति या मंत्री के द्वारा जब कोई कानून लाया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, जो बिल लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। बात समझ में आई? और जब किसी अन्य सदस्य के द्वारा लाया जाता है, जब कि संसद में किसी लोकसभा सदस्य के रूप में लाया जाए या इस प्रकार के सदस्य के रूप में लाया जाता है तो उसे गैर सरकारी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। और जब किसी सदस्य के द्वारा लाया जाए, जब किसी सदस्य के द्वारा लाया जाए, सदस्य के द्वारा क्या लाया जाए? सदस्य के द्वारा कोई विधेयक लाया जाए, कोई बिल लाया जाए, तो वो क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक। बात समझ में? और जब कोई विधेयक लाया जाता है तो उसमें से, उस विधेयक में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक वाचन हो, 3 वाचन होते हैं। कौन कौन से? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। 3 वाचनों में जब विधेयक पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की सहमति से फिर वो कानून बन जाता है। बात समझ में आई? विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक कौन सा होगा? जब सरकार के किसी मंत्री के द्वारा या सरकार के व्यक्ति के द्वारा जब विधेयक संसद में लाया जाता है तो वो सरकारी विधेयक, और जब किसी अन्य सदस्य के द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाए तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। बात समझ में आई? फिर मैंने बताया जो विधेयक आएगा उसमें 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, और इन तीनों वाचनों में पूर्ण बहुमत से पास होने के बाद में, पारित होने के बाद में ये विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति से कानून बन जाता है। बात समझ में आई? अब देखिए भाई, जो प्रथम वाचन होता है, प्रथम वाचन क्या होता है? तो प्रथम वाचन में जो विधेयक होगा, जो साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, कोई भी विधेयक हो, जैसे मान लिया संविधान संशोधन विधेयक है या कोई भी विधेयक है, तो उस विधेयक को सदन के अध्यक्ष को 30 दिन पहले बिना किसी विवाद के सूचना दी जाती है। बिना किसी विवाद के सूचना दी जाती है और उस पर चर्चा की जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई साधारण विधेयक है तो उसको क्या किया जाएगा? सबसे पहले सदन के अध्यक्ष को, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो सदन के अध्यक्ष को 30 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन 30 दिन पूर्व सदन के अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, सूचना दी जाती है तथा उसके स्वरूप पर चर्चा होती है। उसके स्वरूप पर चर्चा होती है। तो ऐसा प्रथम वाचन में किया जाता है। बात समझ में आई?
जब दूसरा वचन होता है, जब द्वितीय वचन होता है उसमें क्या होता है? द्वितीय वाचन। अब देखिए जो दूसरा वाचन होता है, दूसरे वाचन में संसद के प्रत्येक सदस्य को, सदन या संसद के प्रत्येक सदस्य को इसकी एक प्रतिलिपि दी जाती है और फिर वहां पर इसके विषय में चर्चा की जाती है। बात समझे? द्वितीय वचन में क्या होगा? प्रत्येक सदस्य को, जो जितने उपस्थित सदस्य होंगे उन सभी को एक एक प्रतिलिपि दी जाती है और उसके स्वरूप पर फिर बाद में सभी के मध्य चर्चा होती है। अगर उसमें कोई ऐसा कानून बनाया गया है या कोई ऐसी चीज लिखी गई है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसे पुनः समिति के पास भेज दिया जाता है। और किस समिति के पास? जहां पर इसका निर्माण हुआ है, जहां पर इस विधेयक का निर्माण हुआ है, पुनः इसके पास संशोधन के लिए भेज दिया जाता है। समझ में आई? तो द्वितीय वाचन में क्या होगा? द्वितीय वाचन में सदन के अंदर जो सदस्य उपस्थित होंगे उनके अंदर चर्चा होगी। जो सदन के सदस्य होंगे वो सब इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर कोई मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा होगा, उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे हमारे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो उसे समिति के पास पुनः भेज दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो द्वितीय वाचन में क्या होगा? सभी सदस्य जो है इस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सभी सदस्य इसके विषय में चर्चा करेंगे, विषय में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों के हनन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, का उल्लंघन होने पर, इसे समिति के पास भेज दिया जाएगा। इसे समिति के पास भेज दिया जाएगा। बात समझ में आएगी? जब द्वितीय वाचन में भी ये विधेयक पास हो जाएगा, जब दूसरे वाचन में भी ये विधेयक बहुमत से पास हो जाएगा, तब इसे तृतीय वाचन के लिए लाया जाएगा। जब तृतीय वाचन क्या होता है? तृतीय वाचन में सिर्फ सामान्य औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। सामान्य औपचारिकता का मतलब ये है जो साइन सिग्नेचर होते हैं ये सब तृतीय औपचारिकता में निभाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो जो तृतीय वाचन होगा उसमें क्या होगा? सामान्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तृतीय वाचन में क्या होगा? सामान्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तृतीय वाचन सामान्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से कोई भी विधेयक जो है संसद में पास हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति से वो कानून बन जाता है। अब देखिए भाई, अब हम लोगों ने ये विधेयक जो कानून था हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। धन विधेयक, देखो धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 में बताया गया है। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 में बताया गया। इसे मान लिया 109 में क्या उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? क्या प्रक्रिया, और 110 में मान लिया क्या बताया गया? परिभाषा। बात समझ में आई? प्रक्रिया क्या होती है? जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बात समझ में आई? प्रक्रिया क्या होती है? जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया जाता है। ये प्रक्रिया है इसकी।
राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में पेश नहीं होता, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। बात समझ में आई? राष्ट्रपति इसे पुनः वापस भी नहीं भेजता है। जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। दूसरा, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। बात समझ में आई? तो राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम कितने दिन? अधिकतम 14 दिन तक ही इसे रोक सकती है। किसको रोक सकती है? धन विधेयक को। इससे ज्यादा राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। और राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करता है। ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब आर्टिकल 110 में क्या बताया गया है? आर्टिकल अब देखिए भाई, जो आर्टिकल हमारा 110 है, जो संविधान का अनुच्छेद 110 है, ये धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करता है। तो धन विधेयक की परिभाषा का मतलब ये है भारत की संचित निधि से धन प्राप्त करना। जब भारत की संचित निधि से, जो भारत की संचित निधि है, उससे धन प्राप्त किया जाएगा, वो क्या होगा? धन विधेयक के आधार पर ही निकाला जाएगा। फिर किसी व्यय को संचित निधि से बाहर घोषित करना। मान लिया कोई व्यय का मतलब कोई अगर खर्चा है, सरकारी खर्चा है, तो वो भारत की संचित निधि से ही किया जाएगा। बात समझ में? मान लिया जैसे मान लिया संसद का निर्माण किया जाए, तो कहाँ से किया जाएगा? संसद का निर्माण कहाँ से किया जाएगा? तो संसद का जो निर्माण है वो भारत की संचित निधि से ही किया जाएगा। फिर उसके बारे में बताया गया है भारत सरकार द्वारा धन का जो लेन देन है, जैसे मान लिया भारत सरकार कहीं से धन ले या भारत सरकार किसी को धन दे, तो ये चीजें किसके अधीन आएंगी? ये धन विधेयक के अंतर्गत ही आती हैं। बात समझ में आई? जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, बजट। तो भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का वर्णन नहीं है। लेकिन संविधान के आर्टिकल 112 में, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किसमें की गई है? संविधान के अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। बात समझ में आई? अब देखो हमारा आर्टिकल यहाँ तक खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद में देखो हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका पढ़ ली। अब हम लोग राज्य के बारे में जब वर्णन करेंगे। संघ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, संघ का मतलब केंद्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हम लोग राज्य की चर्चा करेंगे। देखो जो राज्य की कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, और राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल ठीक वैसा ही होता है, या राज्यपाल का पद ठीक वैसा ही होता है जैसे राज्यपाल का पद कहाँ? राज्य में ठीक वैसा ही होता है जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। बात समझ में आई? क्योंकि राष्ट्रपति भी स्वयं की सहमति से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 74 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। वैसे ही राज्य में जो हमारा राज्यपाल होता है, ठीक उसके लिए भी ठीक इसी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 153, जो संविधान का जो आर्टिकल 153 है, 153, तो संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये भी बताया गया है
एक राज्य, दो राज्यों में, एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए, दो राज्य भी हो सकते हैं, तीन राज्य भी हो सकते हैं, उनके लिए एक ही राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब किन्हीं दो राज्यों के लिए या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। बात समझ में? इस मान लिया किसी राज्य में एक ही राज्यपाल तो प्रत्येक राज्य का एक ही होता है। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है वही मध्य प्रदेश का राज्यपाल हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया था। कौन सा अनुच्छेद? 7वें संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति जो राज्यपाल है वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल अवश्य नियुक्त हो सकता है। एक राज्य का तो राज्यपाल होगा ही, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आई? ऐसा आर्टिकल 153 में बताया गया है। आर्टिकल 154। अब आर्टिकल 154 में बताया गया है राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग, राज्यपाल की जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति का जो प्रयोग है या तो स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति है प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। के माध्यम से करेगा। ऐसा हमारे आर्टिकल 154 में बताया गया। क्या बताया गया है कि राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब देखिए आर्टिकल 155, जो संविधान का आर्टिकल 155 है वो कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। किसकी नियुक्ति? आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 156 संविधान का अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का शासन या जो पदावधि है, राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करता है। राज्यपाल की पदावधि। पदावधि का मतलब पद की अवधि। बात समझ में आई? तो राज्यपाल की जो पदावधि है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही शासन करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर कार्य कर सकेगा। तो इसे कहते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल के एपिसोड में हम लोग राज्यपाल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और विस्तार से इसका वर्णन भी सभी अनुच्छेदों के माध्यम से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।